तो क्या ऐसा आगे नहीं हो सकता कि एक ऑपरेटर को अगर मान लीजिए सेबी ने बैन भी कर दिया तो वो ऑपरेटर अपनी शक्ल बदल के अपना मास्क मखौटा चेंज करके फिर से नहीं आ सकता? तो जेन स्ट्रीट एक्चुअल में कर क्या रही थी जिससे सेबी को लगा कि इन्हें अब बैन करना पड़ेगा? कि मैं आपका फ्रेंड हूँ, आप जेन स्ट्रीट, आपको बैन कर दिया तो मैं भी डर रहा हूँ, नहीं भाई मेरे को भी कर सकते हैं, तो ऐसी मैनिपुलेशन रोको, कम करो। बिल्कुल। क्या ये इस तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा? बिल्कुल, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। एक शिफ्ट में देख रहा हूँ कि लोग दुबई जा रहे हैं, वहाँ पे एनआरआई बन रहे हैं और फिर वहाँ से वो यूएस मार्केट भी ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ से वो फॉरेन मार्केट्स में भी एक्सपोजर्स ले रहे हैं, फॉरेक्स भी कर पा रहे हैं। फॉरेक्स इंडिया में लीगल नहीं है, तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे फॉरेक्स छोड़िए, अभी करेंसी मार्केट्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। 1% क्रीम है जो ट्रेडिंग के अंदर है, स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व है, क्या वो कहीं ना कहीं बाहर की मार्केट्स में जाएगी या नहीं जाएगी? कुछ हद तक शिफ्ट तो हो रही है, क्योंकि क्या है, रिस्ट्रिक्शंस होने से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती है जी। तो ये बिल्कुल फैक्ट है कि दुबई जा रहे हैं लोग, यूएई की तरफ मूव कर रहे हैं। सेबी के अगेंस्ट में बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेबी के दायरे में जो चीज़ें हैं सेबी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। जब जीरो डीडी की बात हो रही थी, हर दिन एक्सपायरी होती थी, तो एक एक्साइटमेंट रहता था कि आज पैसा बनाने का मौका है हमारे लिए, सेलर के लिए। चाहे जेन स्ट्रीट तब भी काम कर रही थी बट फिर भी पैसे बनाने के चांसेस थे। आपको मानते हैं भाई, कैपिटल यहाँ हटाओ, मैं 2% यहाँ पे महीने का कमाने आया हूँ, उससे ज़्यादा मैं कहीं और बना लूँगा। सेबी जो अभी सोच रही है वो एज अ मास पे सोच रही है। जो हमारे रिटेलर्स हैं उनके ऊपर उन्होंने डेटा रिसर्च किया है। जो 1% क्रीम है वो तो वैसे भी प्रॉफिट बना रहे हैं। जो ऑप्शन में मेनली लॉस लोग करते हैं वो इंट्राडे में ही करते हैं। डेली बेसिस पे कितने ट्रेड्स आप उसमें डालते हैं? डेली एक से 2 ट्रेड मैं। दोस्तों अभी हाल ही में सेबी ने जेन स्ट्रीट के ऊपर पेनल्टी लगाई। अब जेन स्ट्रीट ऐसा क्या कर रही थी इंडियन मार्केट के अंदर जिससे रिटेल ट्रेडर्स का नुकसान हो रहा था? इसे आज जो आप समझने वाले हैं, हमारे साथ एक सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल कनेक्टेड हैं जो आपको डिटेल में बताएंगे कि असली सच्चाई क्या है, क्यों सेबी ने फाइन लगाया जेन स्ट्रीट पर, ऐसा क्या कर रहे थे, क्या मार्केट में एफआईएस को ट्रेड करना अलाउड नहीं है? बट वो जो कर रहे थे उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड स्वागत करते हैं वन एंड ओनली मिस्टर नितिन मुरारकर जी का। सर स्वागत है आपका हमारे गो सेल्फ मेड शो पर। थैंक यू पुष्कर जी, नमस्कार। सो जो सेबी ने ये भी हाल ही में फैसला लिया है तो रिटेल ट्रेडर्स को ऐसा लगने लग गया है कि सेबी एक्चुअल में इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के बारे में सोचती है कि ट्रेडर्स का नुकसान ना हो। तो जेन स्ट्रीट एक्चुअल में कर क्या रही थी जिससे सेबी को लगा कि इन्हें अब बैन करना पड़ेगा? देखिए, सेबी का बहुत अच्छा डिसीज़न था और ये बहुत लेट आया, बहुत अर्ली आना चाहिए था। और ये डेटा में दिख रही थी कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। बेसिकली क्या हो रहा था कि जैसे एक्सपायरी वाले दिन है जी, तो एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शंस की वैल्यू धीरे धीरे डिके होनी चाहिए बिकॉज ऑफ एक्सपायरी। बट कई बार कुछ एक्सपायरीज में ऐसा देखा गया है कि एक्सपायरी वाले दिन एट द मनी कॉल एंड पुट की वैल्यू 300 रुपये है। यानी आज एक्सपायरी है और एट द मनी कॉल की वैल्यू 250-300 रुपये हो गई स्ट्रैडल की। तो ये बेसिकली क्या है, डीके का जो इम्पैक्ट होना चाहिए था वो नहीं हो रहा और आईवी बढ़ रही है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी अननेचुरल बढ़ रही थी। तो वो ये इंडिकेट कर रही है कि कोई सम इनसाइडर इज आइदर बाइंग ऑप्शंस और ओवर प्राइज्ड ऑप्शंस हो रही हैं। तो इस तरीके से ये एक तरीके से मैनिपुलेशन ही हो गया, क्योंकि एक्सपायरी होने वाली है और ऑप्शंस के प्रीमियम डीके नहीं हो रहे, वो बढ़ रहे हैं उल्टे। वो बढ़ रहे हैं उल्टे। तो ये एक ट्रेडर के लिए बड़ा डिफिकल्ट है आइडेंटिफाई करना कि भाई एक्सपायरी होने वाली है। और कई बार ऐसा भी हो रहा था कि मार्केट गिर रही है तो गिरती है तो क्या होना चाहिए, कॉल की वैल्यू टूटनी चाहिए और पुट की वैल्यू बढ़नी चाहिए। बट ऐसा देखा गया कि मार्केट गिर रही है तो कॉल की वैल्यू भी बढ़ रही है और पुट की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो ये कोई लॉजिक नहीं हुआ, क्योंकि ये इलॉजिकल होगी। भाई मार्केट गिर रही है तो डेल्टा के हिसाब से तो गिरेगी। तो ये क्लैरिटी दिख रही थी कि कुछ ना कुछ कई बार मैनिपुलेशन हो रहा है। तो ये तो हो गया कि मार्केट बहुत ज़्यादा आईवी एक्सपैंड कर रही है। कुछ सिचुएशन में ऐसा भी देखा गया कि सुबह से ही पोजीशंस मार्केट में कॉल एंड पुट में करोड़ों शेयर्स की बन गई। अब मान लीजिए एक एक स्ट्राइक्स में 4-4, 3-3 करोड़ शेयर्स की पोजीशन बनी, कॉल में भी बन गई, पुट में भी बन गई और मार्केट बिल्कुल एक टाइट रेंज में ट्रेड हो रही है। सारे के सारे प्रीमियम्स डिके हो गए। तो एज अ ऑप्शन बायर जो रिटेलर्स हैं वो क्या करेंगे, क्या तो कॉल खरीदेंगे, भाई मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल वालों को प्रॉफिट मिलेगा, नीचे जाएगी तो पुट वालों को पैसा मिलेगा। बट अगर दोनों ही जीरो हो जाएगी तो किसको पैसा मिलेगा? जो सेलर है। अब सेल करने में मार्जिन चाहिए 2 लाख का, बाई करने में मार्जिन चाहिए 10,000 का। तो जो हमारा रिटेलर है वो तो बाइंग ही करता है, सेलर के लिए बहुत कैपिटल चाहिए। तो अल्टीमेटली
पूरा का पूरा प्रीमियम पॉकेट कर लिया। तो ये बेसिकली ये हर एक्सपायरीज में हो रही थी, इसलिए आपने देखा कि वीकली एक्सपायरीज बहुत सारी बंद की गई, तो इससे रिटेलर्स को नुकसान हो रहा था। और ये बहुत अच्छा डिसीज़न है और ये डेटा में ये दिख रहा था। और डेटा में कई बार ऐसा भी हमें दिखता था कि सुबह सुबह जब मार्केट खुलती थी 9 सवा 9 बजे, तो एक एक स्ट्राइक में 30 40 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता था विदिन 3 मिनट। और मान लीजिए एक स्ट्राइक में 40-50 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। और उसके बाद वो ट्रैपिंग होती थी, यानी कि अगर बायर बन के जेन स्ट्रीट ने खरीद लिया तो फिर मार्केट वन वे में वो मूव करती चली जाती थी। ओके। और अगर उसने सेलर बन के किसी स्ट्राइक को बेच दिया तो वो भाव आता ही नहीं था। तो ये बेसिकली आईवी से पकड़ में आती है, ओपन इंटरेस्ट के एडिशन और उसके लिक्विडेशन से ये समझ में आता है। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है और इससे रिटेलर्स को तो बिल्कुल नुकसान हो रहा था। और ये होने से अब मार्केट और स्टेबलाइज हो जाएगी। मार्केट में जो अननेसेसरी जो मूवमेंट आ जाती थी, जो स्पाइक्स आती थी, वो ख़त्म हो जाएगी। स्टॉप लॉस हंटिंग कम हो जाएगी इसके चक्कर में। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। अब मेरे यहीं पे 2-3 सवाल हैं। सबसे पहले आपने बोला स्टॉप लॉस हंटिंग कम हो जाएगी। अब मान लीजिए आप जेन स्ट्रीट हैं एग्जाम्पल, आपको सेबी ने बोला भैया आप ट्रेड नहीं करेंगे। जेन स्ट्रीट कहता है यार पुष्कर तू तो मेरा फ्रेंड है, एक और कंपनी है जो इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रही है, ये पकड़ मेरे 20,000 करोड़, जो मैं काम कर रहा था वो स्ट्रैटेजी तुझे बता रहा हूँ, तू कर ले और जो पैसे बनेंगे वो अपन बांट लेंगे। एग्जाम्पल, भाईचारे वाली बात। तो क्या ऐसा आगे नहीं हो सकता कि एक ऑपरेटर को अगर मान लीजिए सेबी ने बैन भी कर दिया तो वो ऑपरेटर अपनी शक्ल बदल के अपना मास्क मखौटा चेंज करके फिर से नहीं आ सकता? बहुत हद तक ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि क्या है, जो मेथड था वो पकड़ में आ गया। ओके, ठीक है, तो वो मेथड अगर दोबारा रिपीट होगा तो फिर पकड़ में आएगा। ठीक है, कैपिटल दूसरे सोर्स से लगेगी, बट मेथड तो पकड़ लिया ना आपने कि मार्केट में मूवमेंट आईवी से कैच हो गई कि भाई आईवी बढ़ रही है, इसका मतलब, और ओवर प्राइस्ड ऑप्शंस हो रहे हैं। भाई एक्सपायरी वाला दिन है और एक्सपायरी वाले दिन थीटा डिके से ऑप्शंस की वैल्यू श्रिंक होनी चाहिए, बट ऑप्शंस की वैल्यू एक्सपैंड कर रही है। अनरियलिस्टिक प्राइसेस आ रहे हैं ऑप्शंस में। अब एक्सपायरी वाले दिन 300 रुपये का स्ट्रैडल अगर हो जाए तो वो क्वाइट अनरियलिस्टिक है विदाउट एनी इवेंट। तो मेथड जब पकड़ में आ गया तो कोई भी अगर दूसरा प्लेयर भी इसे करने की कोशिश करेगा तो वो पकड़ में आ जाएगी। तो ये चीज़ दोबारा नहीं हो सकती। हाँ, दूसरे तरीके से हो सकती है, कोई और मेथड इवॉल्व हो गया तो वो अलग चीज़ है, बट इस मेथड से ये करना पॉसिबल नहीं है। इसे करना पॉसिबल नहीं, फिर उसे भी बैन कर दिया जाएगा। उसे भी बैन कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं क्या इससे ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि मान लीजिए अब यहाँ पर दूसरा फेज लेते हैं पॉजिटिव वाला, कि मैं आपका फ्रेंड हूँ, आप जेन स्ट्रीट, आपको बैन कर दिया तो मैं भी डर रहा हूँ, नहीं भाई मेरे को भी कर सकते हैं, तो ऐसी मैनिपुलेशन रोको, कम करो। बिल्कुल। क्या ये इस तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा? बिल्कुल, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और ये इम्पैक्ट अभी लाइव मार्केट में आ भी रहा है। राइट। जब से ये डिसीजन से दो एक्सपायरीज तो ठीक नहीं है, तब से हम ये देख रहे हैं कि मार्केट नॉर्मल बिहेव कर रही है। अगर ऑप्शंस की जो प्राइसिंग है वो नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, अगर आईवी बढ़ रही है तो प्राइस उसी के हिसाब से बढ़ रहा है, आईवी घट रही है तो प्राइस उसके हिसाब से घट रहा है। दूसरा एक होता है डेल्टा, जो ये बताता है कि मार्केट के मूवमेंट में कितना ऑप्शंस का प्राइस मूव करेगा। परफेक्ट। तो जब जेन स्ट्रीट मैनिपुलेशन कर रहे थे तो उस समय कई बार मैंने भी ऑब्जर्व किया था कि एज पर डेल्टा ऑप्शंस के प्राइस मूव नहीं होती थी। यानी कि निफ्टी अगर 50 पॉइंट मूव करी तो एट द मनी कॉल कम से कम 25 रुपये मूव करनी चाहिए थी एज पर डेल्टा, बट वो कई बार ये होता था 10 रुपये मूव करती थी, 15 रुपये मूव करती थी। तो वहाँ पे दिखती थी कि कुछ ना कुछ प्राइस में हिंड्रेंस है। बट अब रिसेंट में हम लोग ये देख रहे हैं कि एज पर डेल्टा मार्केट में मूवमेंट आ रहा है, एज पर थीटा वैल्यू मार्केट में मूवमेंट आ रही है और एज पर आईवी मार्केट चल रही है। तो काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि स्टेबलाइज हुआ है। अभी तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है। गोइंग फॉरवर्ड, जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी आपको लगे कि मार्केट एज पर डेल्टा नहीं मूव कर रहा है, एज पर आईवी नहीं मूव कर रही है, तो आप उस समय पकड़ सकते हैं कि कुछ ना कुछ ऑप्शन में मैनिपुलेशन हो रही है। और ये सेबी को भी अब समझ में आ गया है। तो आगे से अगर ऐसा होगा तो कोई करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। अभी बात चल रही है कि निफ्टी की एक्सपायरी को आप फोर्टनाइट करेंगे, वीकली भी बंद करो। अब ये जो डिसीजन है, आप पहली बात तो कितने % चांसेस हैं कि ऐसा होगा? मेरा अपना व्यू माने तो ये करना चाहिए। अच्छा,
ये करना इसलिए चाहिए क्योंकि आज भी जो सेबी की रिपोर्ट आई है 2025 की, 91% ऑप्शन ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी। 2025 में भी लॉस किया है, 2024 में भी लॉस है और 2023 में भी लॉस है, 90% से ज़्यादा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने फोर्थ नाइट कर दिया तो टाइम वैल्यू डिके जो वीकली ऑप्शंस में होती है उसका रेट कम हो जाएगा और उससे लॉस होने कम हो जाएंगे। आज के दिन भी जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन अगले वीक के ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं, करंट वीक के ऑप्शंस को ट्रेड नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पे टाइम वैल्यू डिके का रिस्क होता है। नंबर अगर आप बाय करते हो ऑप्शन एज अ बायर। नंबर 2, जेन स्ट्रीट जाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आज ऑप्शन राइटर बड़े बड़े अवेलेबल नहीं है, वो ख़त्म हो जाएंगे, वो अभी भी हैं और अभी भी पोजीशंस बहुत बड़ी बड़ी बन रही है। तो एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम्स को कैप्चर करने के लिए आज भी ओपन इंटरेस्ट, जैसे इसी एक्सपायरी में मैं बात करूं तो कॉल साइड में 14 करोड़ का शेयर का ओपन इंटरेस्ट था और पुट साइड में करीब करीब 8-9 करोड़ शेयर का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ था। तो 14-15 करोड़ का शेयर का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप करने वाले प्लेयर्स आज भी हैं। तो जब आप इसे फोर्थ नाइट कर देंगे तो वो ऑप्शन जो राइटर्स हैं उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो बायर जो रिटेलर है उनको फ़ायदा होगा क्योंकि राइटर कम होंगे तो बायर को फायदा होगा। कैसे हो सकता है? मतलब राइटर और देखो बायर और सेलर तो बराबर रहेंगे ना? नहीं, तो क्वांटम कम हो जाएगा ना। आज मान लीजिए हाँ, क्वांटम ही पूरा कम हो जाएगा कि मतलब सेलर कम आएगा फिर बायर कम हो जाएगा, मतलब मार्केट का वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा, इससे घटेगा। तो सेबी का जो ऑब्जेक्टिव है कि रिटेलर को लॉस कम से कम हो, तो उनका ऑब्जेक्टिव है कि वॉल्यूम भी घटे, तभी उन्होंने लॉट साइज 75 किया है। सर देखो, वॉल्यूम घटाना मतलब ये एक तरफ की पर्सपेक्टिव हो गई आपकी। हाँ, ठीक है कि वॉल्यूम घटा दिया। वॉल्यूम घटाने से एक और प्रॉब्लम आएगी, वो निफ्टी के अलावा है स्प्रेड्स की प्रॉब्लम आनी, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आएगी, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आएगी। अब मैं आपको बताता हूँ, लोग ना सर जुआरी हैं, युधिष्ठिर भी जुआरी रहने से बचे नहीं। अब समझिएगा, मतलब जिन लोगों को हम अपना आइडल मानते हैं, है ना, जितने भी पांडव थे वो जुआ खेल के सब हार गए। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि गैम्बलिंग इज द माइंडसेट, मतलब गैम्बल करके मैं पैसे बना लूँ। आपको क्या लग रहा है कि अगर आप लोगों को ट्रेडिंग करने से रोकोगे, ट्रेडिंग इज अ प्रोफेशन, इट इज़ नॉट गैम्बलिंग। कुछ लोग इसमें गैम्बलिंग करते हैं, कुछ नहीं, ज़्यादातर लोग गैम्बलिंग करते हैं। तो ट्रेडिंग एक बिजनेस है, एक प्रोफेशन है। कई लोग इसे एज अ बिजनेस लेके चलते हैं, कई लोग यहाँ पर गैम्बलिंग करते हैं। जो भी गैम्बल करेगा वो हारेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, अगर आप लोगों को रिस्ट्रिक्ट करोगे कि आप निफ्टी में ये नहीं कर सकते, बैंक निफ्टी में ये नहीं कर सकते, यहाँ पे ये नहीं कर सकते, यहाँ पे ये नहीं कर सकते, तो बंदा कहेगा ठीक है, तुम रखो अपना लॉट साइज कर दो यहाँ पे 500 का, मैं तो जा रहा हूँ ड्रीम 11 पे टीम बनाने। वो वहाँ पे गैम्बल करेगा, वो पोकरबाजी पे जाके कंपटीशन लड़ेगा। पैसे उसके पास उतने ही हैं, उसे उस पैसे से बड़ा करना है कुछ। माइंडसेट तो वही है ना लोगों का। तो अगर जिसका गैम्बलिंग माइंडसेट है वो यहाँ गैम्बल नहीं करेगा, वो फैंटेसी स्पोर्ट्स पे कर लेगा, वो ये पोकरबाजी जैसी आपने ऐप्स को लीगल कर रखा है। एक तरफ आप कह रहे हो कि स्मोक मत करो, गलत है, और एक तरफ आप गुटखा धड़ल्ले से बेचते जा रहे हो, सिगरेट्स बेचते जा रहे हो, उस पर लिखने से कि इससे कैंसर होता है। कितने लोगों ने पीना छोड़ दिया? कहने का मतलब है तो बैन करो ना। अगर आपकी नीयत ये है कि आपको रिटेलर्स को बचाना है तो इंडिया में गैम्बलिंग को बैन करो, कंप्लीट बैन करो। उसकी हिम्मत नहीं हो रही, टैक्स चाहिए वहां से। अब समझिए सर, सेबी अपना काम बढ़िया कर रहा है, सेबी के अगेंस्ट में बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेबी के दायरे में जो चीज़ें हैं सेबी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बट ओवरऑल गवर्नमेंट जो है उसकी नीयत में खोट है, ओवरऑल गवर्नमेंट की। तो सेबी तो इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इंडियन मार्केट में जहाँ पे इतने रूल्स रेगुलेशंस फेयर हैं, वहाँ पर आप रिटेल पार्टिसिपेंट को कम कर दोगे तो वो बंदा कहीं ना कहीं और जाके पैसे लूज करेगा। पैसे तो वो लूज कर ही रहा है, बट जो लोग अपना बिजनेस लेके चल रहे थे, मान लीजिए मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ मार्केट में, हम एक अच्छी कैपिटल से ऑप्शन सेलिंग करते हैं। जब 0 DT की बात हो रही थी, हर दिन एक्सपायरी होती थी, तो एक एक्साइटमेंट रहता था कि आज पैसा बनाने का मौका है हमारे लिए, सेलर के लिए। चाहे जेन स्ट्रीट तब भी काम कर रही थी, बट फिर भी पैसे बनाने के चांसेस थे, आपको मानते हैं। बट अब अगर उसे आप फोर्टनाइट कर देंगे तो मैं भी अपनी दुकान बंद करूंगा। मैं भी सोचूंगा यार एक काम करता हूँ, ये सब बेकार है, वो कंस्ट्रक्शन बिजनेस बढ़िया चल रहा है, बिल्डर फ्लोर बनाते हैं, वो बेचते हैं। अब समझ रहे हो भाई, कैपिटल यहाँ हटाओ, मैं 2% यहाँ पे महीने का कमाने आया हूँ, उससे ज़्यादा मैं कहीं और बना लूंगा, तो वॉल्यूम तो मैं भी ले जाऊंगा ना अपना उठा के, और उससे ओवरऑल जो इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में लूज हो जाएगा लोगों का। तो आपको क्या लगता है कि जो सेबी कर रही है वो तो ठीक कर रही है, बट ये गवर्नमेंट जो है
कहीं ना कहीं उसे गैम्बलिंग को पूरी तरीके से बंद नहीं करना चाहिए अगर आप इन्वेस्टर और जो लोगों का उनका रिटेल का प्रोटेक्शन ही सोच रहे हैं तो? देखिए, ऑप्शन के लिए बेसिकली हमें बीच का रास्ता ढूंढना होगा। ऑप्शन का जो इंट्रोडक्शन हुआ था वो केवल इसके लिए नहीं वो था, तो हेजिंग है, वो हेजिंग है। हाँ। और मेरा ये मानना है कि ऑप्शन एकदम गैम्बलिंग नहीं है, ऑप्शन इज अ साइंस, राइट। ठीक है। इसे अगर अच्छे से समझा जाए, इसे सीखा जाए, तो इससे आप हेजिंग भी कर सकते हो और प्रॉफिट भी बना सकते हो, राइट। भाई जो लॉटरी है वो एक तरीके से गैम्बलिंग है, क्योंकि आपके पास उसका ना चार्ट होता है, ना डेटा होता है, ना कोई स्टडीज़ है। बट ऑप्शन का चार्ट भी है, डेटा भी है, ओपन इंटरेस्ट का वॉल्यूम भी है, हिस्टोरिकल सारी चीज़ें हैं, कई सारी बुक्स भी हैं, कई सारी स्ट्रेटजीज़ भी हैं। भाई लॉटरी में तो कोई स्ट्रेटजीज़ नहीं होती, आपने टिकट लिया, लक पे है। बट ये पूरी की पूरी साइंस है। इसके लिए बेसिकली अवेयरनेस हमें करानी होगी, एजुकेट करना पड़ेगा, एजुकेट करना होगा। अगर लोगों में एजुकेशन अवेयरनेस आ गई, और जैसे आपने बोला कि एज अ बिजनेस करना होगा, अभी क्या है, माइंडसेट ये है कि मैं आज दुकान खोलूं और कल ही मैं बहुत पैसा बना लूं ऑप्शन से। इस माइंडसेट से कभी भी ऑप्शन, वो तो गैम्बलिंग है ना, वो गैम्बलिंग हो गई। बट अगर आप इस माइंडसेट से आते हैं कि मैं ऑप्शन में स्टार्ट करूं, सीखूं और साल 2 साल में धीरे धीरे अर्निंग चालू करूं, तो आप पैसा बना लोगे, क्योंकि ये कंप्लीट साइंस है। जो मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब है, एकदम साइंस है ये मैथमेटिक्स है, सिस्टम है। तो सेबी या गवर्नमेंट भी यही चाह रही है कि जो गैम्बलिंग वाले लोग हैं वो तो आउट हो जाएं भाई, और जो साइंटिफिक तरीके से बिजनेस के तरीके से काम करना चाहते हैं वो लंबे समय तक टिके रहें। इससे लॉन्ग टर्म में बिल्डअप होगा। अल्टीमेटली क्या है, गैम्बल करके आप लॉस करोगे तो वो बुरी आदत लग रही है। आप सिगरेट पी रहे हैं, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, बट सिगरेट पी के खुद को हार्म कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि भाई वो लोग हटे जो गैम्बलिंग कर रहे हैं, और वो लोग रहे जो साइंटिफिक तरीके से काम करें, जो एज अ बिजनेस करें, ताकि लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी रहे प्रोडक्ट में, और जो वैसे ट्रेडर या इन्वेस्टर रहे जो लॉन्ग टर्म सस्टेन करें। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला, ठीक है। तो इससे क्या है, ओवरऑल रेगुलेटर के स्टेप से ओवरऑल मार्केट को फायदा होगा। भले टाइम लगेगा बट ओवरऑल फायदा नहीं मैं सेबी को तो 100% बोल रहा हूँ कि उसके दायरे में जो चीज़ है वहां पर वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बट सेबी के अलावा जो चीज़ें हैं, हाँ, वो भी जो इंडिया में चल रही हैं वो गलत है। देखिए 2008 में मंथली ऑप्शंस होती थी, वीकली नहीं थी। उस समय ठीक है वॉल्यूम्स कम थे, बट उस समय जो रिटेलर्स का लॉस रेशियो था वो इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि उस समय मंथली ऑप्शंस थी। उस समय पार्टिसिपेंट्स भी कम थे, बट मंथली ऑप्शंस थी, और धीरे धीरे वीकली की तरफ हम लोग मूव किए। अब वापस सर्किल है ये, वापस हम फोर्टनाइटली में अभी मूव करने की बातें हो रही हैं, पता नहीं होगा कि नहीं। बट क्या है, इससे ओवरऑल मार्केट मैच्योरिटी आएगी, ठीक है, एजुकेशन आएगा, मैच्योरिटी आएगी, प्लेयर्स अच्छे टिके रहेंगे, बड़े बड़े हेज फंड्स और आएंगे। ऐसा नहीं है कि इससे चले जाएंगे, और आएंगे, और नई स्ट्रेटजीज इवॉल्व होगी। आप भी जैसे ऑप्शन राइटर हैं तो आप फोर्टनाइटली कई सारी स्ट्रेटजीज कर सकते हैं, उसमें भी अपॉर्चुनिटी लेके जाना पड़ेगा। हाँ, अपॉर्चुनिटी बनेगी। अभी क्या ऑप्शन राइटिंग हम वीकली में करने में, ओवरनाइट ले आने में डरते हैं कि पता नहीं कल क्या खुले और हमारी स्ट्रैडल क्या हो जाए। जब आप फोर्टनाइट करोगे तो आपको डर कम हो जाएगा। आप हेजिंग में तो आपका रिस्क कम हो जाएगा, तो आप फोर्टनाइटली कैरी करेंगे तो अपॉर्चुनिटी भी खुलेगी, ऐसा नहीं है। तो वीकली से अगर फोर्टनाइट जाते हैं तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ कम होगी, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ खुलेगी। तो ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा इससे मुझे नहीं लगता है कि दिक्कत होगी। यहाँ पर जो एक सवाल ये रह गया था कि यहाँ पे तो ये तो ठीक है कि रेगुलेटर का एक अच्छा स्टेप है, दूसरी चीज़ थी कि गैम्बलिंग को बैन करना चाहिए इंडिया में। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, पूरे वर्ल्ड में आप नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। अब आपने बोला ये पॉसिबल नहीं है, बात खत्म हो गई, मैंने इस पर फुल स्टॉप लगा दिया। जहाँ पे हम मैच्योर्ड मार्केट्स की तरफ देखते हैं, जैसे कि आप यूएस मार्केट की तरफ देखते हैं, हमारे लिए तो एक आइडल मार्केट है। अब वहाँ पर तो विक्स के भी ऑप्शन हैं, बिल्कुल, वहाँ पे तो विक्स के भी ऑप्शन हैं। वहाँ पे आप कोई स्टॉक जाओ, उसकी आप ऑप्शन चेन की बात करो, वहाँ पर तो लीप्स पे काम हो रहा है। बिल्कुल, मैं टेस्ला के अंदर लीप पे काम कर सकता हूँ। बिल्कुल, यहाँ पर दिसंबर के बाद लिक्विडिटी नहीं मिलती निफ्टी में। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि एक मैच्योर्ड मार्केट जहाँ पर डेली एक्सपायरी आज भी हो रही है, जहाँ पर हर चीज़ के ऑप्शंस को प्रमोट किया जा रहा है, और लोग लीप्स में भी काम कर रहे हैं। लीप्स वो होते हैं जो 1 साल के बाद के ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उन्हें लीप्स बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर तो इस तरीके से काम हो रहा है, और हम मैच्योर्ड मार्केट को देखते हुए भी ये नहीं सोच रहे कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, और हम उससे दूर भाग रहे हैं। क्या ये सही है? देखिए, ये समय की बात है। अब क्या है, इंडियन मार्केट में 10% ही ट्रेडर इन्वेस्टर हैं पूरे पॉपुलेशन की। यूएस में आप देखेंगे तो 80% लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं।
तो एक अवेयरनेस का फ़र्क है, इसलिए ये डिफ्रेंशिएशन आप देख रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी ये वीकली ऑप्शन फिर से आएंगी। आज हम वीकली से फोर्थनाइटली में जा रहे हैं या जा सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में हो सकता है डेली एक्सपायरीज भी आएगी, बट उसके लिए अवेयरनेस चाहिए, उसके लिए माइंडसेट चेंज करना होगा। अभी यूएस में क्या है, डेली एक्सपायरीज भी हैं, लीव्स भी हैं, हर तरीके की चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे लोगों को नॉलेज है, पैसे को कैसे मैनेज करना है इसके बारे में पता है, रिस्क को पता है। यहाँ पे क्या है, वो चीज़ लोगों को आइडिया नहीं है, इसलिए रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं। तो समय की बात है, धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि हम इससे भाग रहे हैं, हम इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रिटेलर्स को अवेयरनेस आए कि करना क्या है हमें। अभी मैं एक रिसेंटली बहुत बड़ा शिफ्ट देख रहा हूँ सर। देखो, जो अच्छे पैसे से ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में वो ज़्यादातर बाइंग नहीं करते हैं, वो सेलिंग के सेटअप्स बना के काम करते हैं। आई थिंक यू एग्री विद। हाँ। सो मैं क्या देख रहा हूँ कि जब इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं और चीज़ें बदलती जा रही हैं बहुत तेज़ी से, होता क्या, स्ट्रैटेजीज भी बदलनी पड़ती हैं। अगर कोई भी चीज़ बदलेगी, कोई भी रेगुलेटर कोई चेंज लाएगा, तो उससे आपको अपने सेटअप्स बदलने पड़ेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, एक शिफ्ट मैं देख रहा हूँ कि लोग दुबई जा रहे हैं, वहाँ पे एनआरआई बन रहे हैं, और फिर वहाँ से वो यूएस मार्केट भी ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ से वो फॉरेन मार्केट्स में भी एक्सपोजर्स ले रहे हैं, फॉरेक्स भी कर पा रहे हैं। फॉरेक्स इंडिया में लीगल नहीं है। तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे फॉरेक्स छोड़िए, अभी करेंसी मार्केट्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उजाड़ दिया गया। बहुत अच्छी लिक्विडिटी थी, बहुत अच्छा वॉल्यूम था, और लोगों को लगता था यार ये तो रियल है, मतलब इसमें तो ठीक है, मैं अपने INR को हेज कर रहा हूँ डॉलर के से, जैसे भी मतलब मेरी ट्रेड चल रही है, और नहीं भी चल रही तो लोग स्पेकुलेशन के लिए आ रहे थे। तो जो ये बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है कि जिनके पास पैसे हैं वो भाग रहे हैं UAE, वहाँ पर जाके ट्रेड करेंगे, और वो कर भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आप कह सकते हो जो पैसे वाले लोग हैं, मतलब जो इंडिया में अच्छे कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, सो वो जो टॉप 1% क्रीम है जो ट्रेडिंग के अंदर है, स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व है, क्या वो कहीं ना कहीं बाहर की मार्केट्स में जाएगी या नहीं जाएगी? कुछ हद तक शिफ्ट तो हो रही है, क्योंकि क्या है, रिस्ट्रिक्शंस होने से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती है जी। तो ये बिल्कुल फैक्ट है कि दुबई जा रहे हैं लोग, UAE की तरफ मूव कर रहे हैं, वहाँ से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत सारी खुल जाती है। आप क्रिप्टोज में कर सकते हैं, आप वर्ल्ड मार्केट्स में कर सकते हैं, बट सेबी जो अभी सोच रही है वो एज अ मास पे सोच रही है। जो हमारे रिटेलर्स हैं उनके ऊपर उन्होंने डेटा रिसर्च किया है। जो 1% क्रीम है वो तो वैसे भी प्रॉफिट बना रहे हैं, चाहे यहाँ करें या कहीं पे करें। तो सेबी का फोकस उनके ऊपर नहीं है, सेबी का फोकस मास पे है, और मास को देखते हुए उन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई है जो आज के समय में ज़रूरी भी है। और जो 1% है वो तो कहीं से भी कमा लेंगे। अब फाइनली सर, जैसे आप काफ़ी रिटेल के प्रोटेक्शन की बात भी करते हैं और उन्हें अवेयरनेस रेगुलरली देते रहते हैं, आप टीवी पर भी दिखते रहते हैं लोगों को गाइड करते हुए। तो जैसे आपने अपना एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें आप लोगों को रेगुलरली अपडेट करते हैं, एजुकेट करते हैं, जो भी ट्रेड्स बनती हैं, अगर ऑप्शंस में कोई ट्रेडिंग का सेटअप आता है आप तो बाइंग लोगों को कराते हैं। तो आपके टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू रिटेल्स हैं वो किस तरीके से प्रॉफिट कमा पा रहे हैं? देखिए, मेरा फोकस डेटा पे होता है और मैं ऑप्शंस डेटा की रिसर्च करके एक मार्केट की डायरेक्शन देने की कोशिश करता हूँ कि आज इंट्राडे में क्या होगा। जो ऑप्शन में मेनली लॉस लोग करते हैं वो इंट्राडे में ही करते हैं। तो डेटा एनालिसिस करके करीब 60-70% ऑफ द टाइम हम लोग ये प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि आज मार्केट का क्या डायरेक्शन होने वाला है। तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में 11-12 बजे के आसपास उनको ये बता देता हूँ कि आज मार्केट किधर मूव करेगी, और उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं कि अगर ऊपर जाएगी तो कॉल ऑप्शन पे फोकस करते हैं और नीचे जाएगी तो पुट ऑप्शन पे फोकस करते हैं, और उसकी एक्यूरेसी हमें 60% से 70% के बीच में मिल जाती है। और फिर उसी के बेसिस पे हम लोग ट्रेड लेते हैं, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होते हैं उसे हम सेम डे में 3-3.5 बजे तक मैच्योर कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं, और वो सारा डेटाबेस साइंटिफिक लॉजिकल होता है, मतलब उसमें क्या लॉजिक्स पे हम ट्रेड ले रहे हैं, कि क्या डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, वो सारे लॉजिक्स हम उसमें देते हैं। और उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो उसके मेंबर्स हैं उसको ये नॉलेज हो कि क्या लॉजिक्स पे हम लोग ट्रेड लेना चाह रहे हैं, ताकि गोइंग फॉरवर्ड वो उस लॉजिक को अप्लाई करके अपनी लर्निंग को बढ़ा सके। तो इस तरीके से हम टेलीग्राम चैनल में चार्ट्स और डेटा वगैरह सारा शेयर करते हैं, और ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सामने वाले को समझ में आए कि किस लिए ये ट्रेड लेना चाह रहे हैं। डेली बेसिस पे कितने ट्रेड्स आप उसमें डालते हैं? डेली एक से दो ट्रेड मैक्सिमम, एक से दो ट्रेड होते हैं, क्योंकि हमारे कुछ एंट्री रूल्स होते हैं, कुछ एग्जिट रूल्स होते हैं, उसको हम फॉलो करते हैं।
तो एंट्री रूल्स के हिसाब से अगर हमें ट्रेड मिलते हैं तभी लेते हैं, और जनरली हमें 1 से 2 ट्रेड से ज़्यादा दिन में नहीं। और स्टॉप लॉस होता है तो उसमें क्लियरली मेंशन होता है, टारगेट भी बिल्कुल, मेंशन टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस प्राइस क्लियरली मेंशन्ड होता है और हम उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। मतलब टेलीग्राम चैनल लास्ट 5 साल से ये चल रहा है और उसमें एकदम आज तक एक दिन भी हम लोगों ने स्टॉप लॉस स्किप नहीं किया है, और जनरली हम जो भी होते हैं प्रॉफिट लॉस बुक करके सेम डे निकल जाते हैं। अगर आप लोग नितिन मोरलकर जी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जो सर का टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। डेफिनेटली वो एक पेड सर्विस है, बट कमाल की बात क्या है कि जो भी वहाँ पर आपको एनालिसिस मिलेगी वो डाटा पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगी, ट्रेड मिलेगी तो सिस्टमैटिक मिलेगी, और आपको एक सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल गाइड कर रहे हैं मार्केट के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। तो हैंड होल्डिंग सपोर्ट बहुत अच्छा है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है, आप जाके चेक कर सकते हैं सर का टेलीग्राम ग्रुप। एंड फाइनली इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा मैक्सिमम लोगों के साथ, जिससे लोगों को समझ आए कि मार्केट में क्या चल रहा है। ये अवेयरनेस जो है ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँचनी चाहिए, तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको क्या लगता है, क्या जेन स्ट्रीट को बैन करने से अब मार्केट के अंदर एक स्टेबिलिटी आएगी? अगर आपको लगता है हाँ आएगी तो येस लिखिएगा, अगर आपको लगता है नहीं कोई ना कोई और मैनिपुलेट करने आ जाएगा तो नो लिखिएगा। वट एवर योर व्यूज़ आर, तो अपने व्यूज़ ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू वर सेल्फ मेड, एंड जय हिंद।